कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब रीड परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज आपको आपके व्याकरण का जो एक प्रमुख अध्याय है माहेश्वर सूत्र, इनके विषय में आपका परिचय करवाऊंगा। उम्मीद है कि पूरे मनोयोग से आप सुनेंगे और जो अधिगम है वो लर्निंग है वो आपको वीडियो देखने के साथ साथ ही हो जाएगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो व्याकरण है इसका संस्कृत में क्या स्थान है, क्या महत्व है ना। वेदों का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे लिए ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है ना। उस ज़माने में हमारे पूर्वजों ने वेद लिखे जब दुनिया में ज्ञान के नाम में शून्यता थी, ठीक है ना। तो हम वेदों की बात करें तो वेद के 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण, ठीक है ना। तो एक लाइन लिखी हुई है जो बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए, वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद का जो मुख बताया गया है ना, वेद के 6 अंग बताए गए ना, अपने बात करिए ना, शिक्षा, कल्प, है ना, इस तरीके से जो 6 अंग हैं उनमें व्याकरण को मुख बताया। अंग जैसे मेरा नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये तो अंग है ना, से वेद के भी अंग माने गए ना। तो इस तरीके से व्याकरण को वेद का मुख बताया गया। इससे ये साबित होता है कि इसका संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है ना, बहुत सम्मान के साथ इसको पढ़ा गया है प्राचीन काल में। तो कभी कभी परीक्षा में यह लाइन ही आ जाती है ना, वेदस्य मुखम, तो वहाँ पर छंद दे देगा, वहाँ पर कल्प दे देगा, वहाँ पर ज्योतिष दे देगा। तो आपको ये लाइन ध्येय वाक्य के साथ याद रखनी है, इसको नोट कर लो भैया, इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न तैयार होता है यहाँ से, है ना, वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है। अब अपन वापस चलते हैं अपने पेज पर, ठीक है। दूसरा है माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो प्राचीन काल में क्या हुआ था, महर्षि पाणिनि हैं वो वर्षाचार्य जी मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे। वहाँ पर काफ़ी दिनों तक उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो क्या किया उन्होंने खिन्न दुखी होकर के वो हिमालय चले गए और हिमालय जाकर के भगवान की प्रार्थना की। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। जब आदमी के काम अटक जाते हैं, नहीं होती, तो भगवान की शरण में सामान्यतः जाता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया और कड़ी तपस्या की। फिर भगवान महेश्वर खुश हो गए उनकी तपस्या से और उन्होंने डमरू बजाया ना। डमरू के जो ध्वनि निकली ना, उस ध्वनि से इन वर्णों को उन्होंने सुना और उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। और ये दुनिया का अद्भुत ज्ञान है। ये इनमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, उस जमाने में जो विज्ञान थे ना, वो बड़ी अद्भुत है। आपको व्याकरण पढ़ने में संस्कृत के बच्चे जानते हैं, इतना सहजता होती है इन सूत्रों से, इन माहेश्वर सूत्रों से, कि व्याकरण एकदम सहज हो जाती है ना। तो ये बड़ा ही अद्भुत है हमारे लिए, ठीक है। तो आज महर्षि पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों को लिपिबद्ध किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि ये सारे ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय में क्यों गए हैं, जब जहां देखो आपको यही पढ़ने को मिला है, फला ऋषि मुनि, वो देवता, वो सारे हिमालय में चले गए। कोई लॉजिक तो होगा ना, बिना लॉजिक तो कोई बात नहीं होती, जानते हो ना आप। तो ऐसे मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ का वातावरण है ना, बड़ा वातानुकूलित है ना, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है ना। तो ठंडे मौसम में, है ना, अच्छे से मौसम में जो दिमाग की जो कैपेसिटी है ना, क्षमता है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो
तो आदमी लर्निंग भी अच्छे से कर पाता है और डिसीजन भी अच्छे ले पाता है ना, इसलिए वो ऋषि मुनि सारे वहीं जाते थे। तो आपको भी चाहिए कि आपका जो रूम है वो बड़ा साफ स्वच्छ होना चाहिए, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी एक सामान्य लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी स्टडी टेबल बड़ी एकदम सजी हुई होनी चाहिए ना, ये चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रभाव डालती है ना। ठीक है, तो अपन मुद्दे की बात करते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये कितने हैं जी? ये 14 हैं। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है, कितने माहेश्वर सूत्र हैं? तो आपको याद ये रखना है कि इनकी संख्या है 14, 14 है ना, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, अब इनका एक बार अपन वाचन कर लेते हैं, क्योंकि याद करने ही पड़ेंगे। संस्कृत वाले बच्चे तो याद बहुत पहले ही कर लेते हैं, बाकी जो विषय के अध्यापक बनने जा रहे हैं वो थोड़ा सा 1-2 बार, 2-4-5 बार आप इनका अनुवाचन करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी क्लियर होने वाली हैं आपको ना। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, अयूण, रीलरिक, एयोंग, अयोच, हैवरट, लन, यमगणनम, ये है जभें, है ना। यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। जभें और ये ध है ना, जभे, गढ़धस, जबगढ़दस, खप, छटत, चटताऊ, कपे, श र और हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, आपको इनको याद करना ही करना है। अगर आप याद नहीं कर पाओगे ना, आपको लगे कि यार वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, तो आपका जो एग्जाम का पेपर है ना उसमें पीछे रफ कार्य के लिए जगह होती है, तो उनको एक शांत मन से एक बार लिख लेना आप, है ना, पहले से लिख लेना। अगर कोई वहाँ पर ऐसा बाउंडेशन नहीं हो कि आप नहीं लिख सकते तो ज़रूर लिख लेना, फिर आप इनसे जो प्रश्न आएंगे वो इजीली कर लेंगे, लेकिन याद ही हो जाएंगे। सामान्यतः ये चीज़ें याद होने वाली हैं, याद हो ही जाती हैं। ठीक है ना। अब इनमें से क्या क्या प्रश्न आपके रीट में आने की संभावना है वो देख लेते हैं अपन, सूत्राणी। ठीक है, अब चतुर्दश में आपको ये देखना है कि शुरुआती जो 4 है ना, शुरुआती आधे चत्वार है ना, प्रारंभिक 4 वो क्या हैं? वो स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण। समझ गए ना। अपन पढ़ेंगे आगे संस्कृत के स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन जो शुरुआती अयूण, रीलरिक, एयोंग, अयोज, ये शुरुआती जो 4 सूत्र हैं, इन चारों में क्या है? स्वर वर्ण का जिक्र है। अब प्रश्न क्या बनेगा? वो पूछेगा कि संस्कृत में जो स्वर वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में, वो कौन से सूत्र से लेके कौन से तक है। तो आपको याद रखना है, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। यहाँ 1 से 4 सूत्रों में स्वर वर्णों का वर्णन किया गया है ना, स्वर वर्ण वर्णित किए गए हैं। ठीक है ना, ऐसी सुंदर सी राइटिंग में सजा के लिखना है आपको। ठीक है, अब इन स्वर वर्णों को एक दूसरा नाम दिया गया है, वो दिया गया अच। क्या दिया गया है? अच नाम दिया गया है। ठीक है ना। देखो अच कैसे नाम दिया गया है, अब आगे लिखो आप, ये जो ए और ये च, तो सामान्य सी जानकारी आपको ये लेनी है कि ए तो यहाँ है और च यहाँ है। तो एक नियम है संस्कृत में, अगर आपको ये पूछे कि अच में कौन कौन से वर्ण है, तो ये ऐसे स्टार्ट करो और च तक लेके जाओ, ऐसे स्टार्ट करो और च तक लेके जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रश्न आने की संभावना कम है लेकिन आ सकता है ना। इजी जो प्रारंभिक स्तर का जो प्रत्याहार है ना, उसकी जानकारी आपसे मांग सकता है ना। तो आप ध्यान से सुनो, इतना जटिल नहीं आएगा, इजी सा आएगा, एकदम देखते ही आप कर लो, ऐसा आएगा। जैसे मान लो कि अचवर्णा के, वो पूछेगा के अचवर्णा ना, तो आपको क्या करना है? ऐसे स्टार्ट करना है, ए को ले लो, ई को ले लो, ऊ को ले लो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो ये अंतिम हलवर्ण है ना, अंतिम व्यंजन है ना, ये अंतिम व्यंजन है ना, इसको मिटाना है। पहले इस पर लाइन खींच देनी है कि इसको शामिल नहीं करते अपन। इसका संस्कृत में एक सूत्र है हलंत्यम, है ना, उससे इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है। लोप का मतलब उसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, अदर सब्जेक्ट वालों के लिए, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। आपको करना क्या है, हलंत्यम में नहीं जाना, वो नहीं पूछेगा आपसे, वो तस्य लोपा आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे कहेगा कि अच में कौन कौन से वर्ण हैं। अब सीधी सी बात है कि आप ऐसे प्रारंभ करो और च तक लेके जाओ, और जो ये अंतिम हलित वर्ण है ना, ये जो हलंत लगे हुए हैं ना, अंतिम व्यंजन, ये अंतिम, आप एक लाइन लिख लो कि जब भी हम प्रत्याहार वर्ण, जब भी हम
प्रत्याहार वर्ण बनाएंगे तो अंतिम व्यंजन को वहाँ से हटा देंगे, शेष बचे हुए वर्णों को हम प्रत्याहार वर्ण मानेंगे। ठीक है ना। ये तो प्रत्याहार, देखो आगे इसको क्लियर करूंगा, इतना लिख लिया आपने, ठीक है, समझ हो गई आपको। ए में इनको मिटा दिया तो क्या है, ए ई उ, क्या बचा, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया ना। अब क्या बचा, ए ई उ री लरी ए ओ आई ओ, है ना, ये बच गए। ये सारे क्या हो गए, अचवर्ण हो गए। आगे और बात करते हैं अपन। फिर वो पूछेगा कि आपको हल वर्ण है ना, हल वर्ण, तो ये 5वां सूत्र है ना, सूत्र नंबर 5 से लेकर के चतुर्दश तक है ना, 5वें से लेकर के 14वें तक क्या है, सारे हल वर्ण है। कौन से हैं, हल वर्ण। हल वर्णों का मतलब क्या है, सारे के सारे व्यंजन है, सारे के सारे क्या है, व्यंजन है, जिसको अंग्रेजी में अपन कॉन्सोनेंट बोलते हैं। समझ गए बात को। ये प्रश्न बन रहे हैं जो आपके परीक्षा में आएंगे, कि वो कहेगा कि जो संस्कृत में हल वर्ण है ना, वो कौन से सूत्र से प्रारंभ होते हैं और कौन से सूत्र तक है। तो कितना हो गया, 5 से 14 तक। ये बात क्लियर हो गई। अगर वो पूछे कि के हल वर्णा, तो भैया है से स्टार्ट करो और लय तक लेके जाओ। ठीक है ना। और बीच के जो लास्ट वाले जो है ना हलंत वर्ण है, जो व्यंजन है जिनमें हलंत लगा हुआ है, इन सबको पहले ही लाइन खींच करके काट दो, ताकि ये बीच में घुस न जाए। अगर नहीं काटोगे तो घुस जाएंगे। पहले लिख लो इनको, पेपर के पीछे पीछे इसलिए लिखा रहा था मैं आपको, लिख लिया और रेड पेन से ऐसे कांटा मार दिया। अब ये शामिल नहीं होंगे किसी भी हाल में। और इसको भी कर दो ना, और बाकी के वर्णों को कर दो ना एक जगह, तो वो सारे व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। तो ये प्रश्न अपना क्लियर हो गया। इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएंगे। चलो अपन आगे बात करते हैं, और क्या क्या बातें हो सकती हैं इसमें और ये बात हो सकती है भैया कि ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, इनमें एक है ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया है। वो पूछ लेगा कि चतुर्दश माहेश्वरी सूत्रे कह वर्ण से कस्य वर्ण से पुनरावृत्ति भवती है ना, किस वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। तो कौन से की होती है और इस है की है ना। एक 5वें सूत्र में आया है, एक 14वें सूत्र में है। तो आप सुंदर सी राइटिंग में लिख लो कि सूत्र नंबर 5 और सूत्र नंबर 14 में है वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। अब वो विशेष पर्पज से हुई है, वो आपको नहीं पढ़ना। वो संस्कृत के बच्चे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं वो पढ़ेंगे, और जो सेकंड चरण की एग्जाम संस्कृत के बच्चे देंगे वो ये सब पढ़ेंगे। आपका काम का वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि है वर्ण 2 बार है। ठीक है ना। वो कौन कौन से सूत्र में है, 5वें में और 14वें में। और इसको अगर अपन देखें और क्या क्या हो सकती है, तो लिखो 6 नंबर के सूत्र में, 6 नंबर के है ना षष्ठ सूत्रे है ना, षष्ठ सूत्रे हिंदी में लिख लो कि इसमें जो लय है वो क्या है, अनुनासिक है। एकमात्र ये जो व्यंजन वर्ण है लय, ये क्या है, अनुनासिक है। ठीक है ना। ऐसी सामान्य जानकारी रखनी है आपको कि जो सूत्र नंबर 6 है उसमें लय है वो अनुनासिक है। वो क्या है, अनुनासिक है। अनुनासिक क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। आप तो सिर्फ ये लिख लो कि सूत्र नंबर 6 है वो अनुनासिक है। ठीक है ना। और अंडरलाइन कर लो रेड पेन से, अनुनासिक क्या होता है वो अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आगे देखो और क्या है, आगे और क्या क्या हो सकता है इसमें, कि हाँ कोई पूछ ले रेट में कि अर्धस्वर किन को माना गया है, तो ये वह रे और लय को। ठीक है ना। इस तरीके से अपन सारी जानकारियां जुटा लेंगे। और क्या है इसमें, और ये जो सूत्र नंबर 10 है, सूत्र नंबर 10 लिख लो, सूत्र नंबर 10 है, इसमें सारे के सारे वर्ण हैं वो वर्ग के तृतीय हैं, है ना। तृतीय समझते हो ना, कि जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग का तीसरा कौन सा हो गया, गय हो गया। चय वर्ग का क्या हो गया, चय वर्ग का जय हो गया। फिर टय वर्ग का टे ठे डे हो गया। और ये तय वर्ग का क्या हो गया, दय हो गया। और पय वर्ग का क्या हो गया, पय फे बै, ये हो गया। ये हो गए ना। ये सारे के सारे 5 वर्ण 10वें सूत्र में आते हैं, है ना।
वो पूछ लेगा आपसे कि माहेश्वर सूत्रों में कौन से सूत्र में, माहेश्वर सूत्रों में कौन से सूत्र में वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तो वर्ग के सारे तीसरे वर्ण किस में आ गए, 10वें सूत्र में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सा अपना अध्ययन चल रहा है ना। उसके बाद भी और क्या क्या निकलता है, और बातें निकलती हैं इसमें कि सूत्र नंबर 11 और 12, सूत्र नंबर 11 और 12 में वर्ग का पहला और दूसरा है। एक और दो मत लिखना आप, सुंदर नोट्स एकदम, जितना नोट्स सुंदर होता है ना, उसका अधिगम उतने ही गुणात्मक रूप से है ना प्रभावी होता है। सुंदर सी राइटिंग में लिखो कि सूत्र नंबर 11 और 12 में वर्ग का प्रथम और दूसरे वर्ण वर्णित है। ये वर्ग कार्य सब मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। अभी तो इससे क्या क्या कलेक्शन कर सकते हैं वो कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, हाँ, सूत्र नंबर 7 में वर्ग का पंचम वर्ण वर्णित है। ऐसे ही लिखोगे आप, सूत्र नंबर 7 में वर्ग का पंचम वर्ण वर्णित है। देखो वर्ग का पंचम हो गया ना, प वर्ग का क्या हो गया, मैं हो गया, क वर्ग का अंगा हो गया, है ना, ट का न, त का न, ये पंचम है ना। तो सारे पंचम कौन से में, सूत्र नंबर 7 में, ठीक है। और क्या है, और इसमें बहुत कम संभावनाएं बचती हैं अब, है ना, और इसमें कुछ बचा नहीं है, सारा का सारा अपन ने इसमें निकाल लिया जो घी था, ठीक है। अब इसके बारे में और थोड़ी सी जनरलाइज बातें कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा में संभावित है, ठीक है। क्या क्या संभावित हैं, संभावित ये है कि हाँ, लिखो, एक लाइन लिखनी है आपको, एक लाइन लिखनी है, उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्, उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्, ठीक है। ये लाइन तो लिख लो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं आएगी आपके परीक्षा में, है ना। परीक्षा में क्या आएगा, परीक्षा में ये आएगा आपके, अगर आएगा तो उपदेशे अन्त्यम हल, यहाँ पर रिक्त स्थान देगा वो, ठीक है ना, यहाँ पर रिक्त स्थान देगा, ठीक है ना। उपदेश में अंतिम व्यंजन होता है ना। अब आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है उपदेश क्या है, अंतिम जानते हो, ये आप ऐसे लिख लो, आप अपनी भाषा में लास्ट, है ना, अंग्रेजी में लिखो आप, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस जाएगा दिमाग में। अच्छा, लास्ट का मतलब अंतिम, है ना, हल का मतलब आप समझते हो व्यंजन है ना। और यहाँ पर आप स्पेशली लिख लो, क्या होगा, यहाँ पर होगा ये इत, ये लाइन आ सकती है परीक्षा में ना, ऐसी लाइन दे देगा, उपदेश से अंत्यम हल इत, ये पूछ लेगा, और इससे कुछ नहीं पूछेगा आपको, बस ये लाइन थोड़ी याद रखना, अंतिम का मतलब लास्ट, ये लिख लेना आप, लास्ट को पढ़ोगे तो अंतिम समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और क्या आ सकता है, और आ सकता है, वो पूछ सकता है कस्य लोप, ऐसे प्रश्न देगा वो, है ना। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखोगे, है ना, यस्य इत संज्ञा भवति तसेव लोप भवति, है ना। इंपॉर्टेंट है, आप लिखना बड़े ध्यान से लिखना, है ना, ये परीक्षा में आने की संभावना दिख तो रहा है ना क्लियर,
कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसी का लोप होता है। देखो मैंने पहले वो माहेश्वर सूत्रों में अपन ने बात करी थी ना कि लास्ट का जो व्यंजन वर्ण है उस पर कांटा मारना है रेड पेन से, वो कांटा इन्हीं दो सूत्रों से मरा था। वो इत संज्ञा का मतलब वो आइडेंटिफाई करता है, ठप्पा लगा देता है कि ये इत है, और जो इत होता है ना वो आइडेंटिफाई हो जाने के बाद में तस्य लोप है, एक सूत्र है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, तस्य लोप है, ये सूत्र उसको इरेज कर देता है, मिटा देता है। ये हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, इरेज करना मिटाना ना, संस्कृत के बच्चे तो बड़े संस्कृत माध्यम से पढ़ते हैं ना, आप अदर सब्जेक्ट वालों के लिए ये लैंग्वेज अच्छी सी है, मतलब बात पहुंच जाए आप तक, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है, वो क्या परीक्षा में लाइन दे देगा कि लोप किसका होता है, तो आपको मोटा मोटी समझ में आएगा कि जिसकी संज्ञा हुई है उसी का लोप हो जाता है ना। और क्या पूछ सकता है वो कहेगा कि किम नाम लोप है, सामान्य सी जानकारी है ना, किम नाम लोप है, तो आप क्या कहोगे, ऐदर्शनम लोप है। बस इतना याद रखना आपको, ऐदर्शनम क्या, ये सब डिस्कस नहीं करने आपको है ना, ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, बस इतनी समझ लो बात कि वो पूछेगा कि लोप किसका नाम है, तो ऐदर्शनम लोप है ना, ऐदर्शनम आ जाए तो ये रिक्त स्थान आ जाए ना, तो वहाँ पर लोप लिख दे। मान लो कि ऐसे आ गया ऐदर्शनम और आपसे पूछे आगे क्या है, तो वहाँ पर आप लोप लिख देंगे ना, ये रिक्त स्थान, ऐसे सामान्य से प्रश्न आने की थोड़ी सी संभावना बनती है। समझ गए बात को, मुझे लगता है ये सारी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आप सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बना लोगे तो मेरा वादा है, क्या मेरा वादा है, माहेश्वर सूत्रों से जो 2 या 3 प्रश्न आने वाले हैं वो इन्हीं में से आएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ा दूंगा आपको, थोड़ी सी चीज़ क्या पढ़ाऊँ आपको, एक सुंदर सी टेबल बना लेते हैं अपन, है ना, ताकि अपन इसको फाइनल टच दे देते हैं और आप इसमें एकदम से, है ना, पूर्ण विश्वास में आ जाओ कि हाँ माहेश्वर सूत्रों को तो आज मैंने कंप्लीट तैयार कर दिया। एक तो होता है ये प्रत्याहार, एक तो होता है ये प्रत्याहार, ठीक है, और एक होता है ये प्रत्याहार वर्ण, ठीक है ना। इसको संज्ञा कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं। सुन लो तुम, संज्ञा और संज्ञा में तुम्हें नहीं फंसाएगा वो, इतना निर्दयी नहीं होता पेपर सेटर, आप समझता है वो, आप बच्चों को, कितने इमोशनल बच्चे हो आप, है ना, तो वो आपको इसमें फंसाने वाला नहीं है। बस इतना ही सिंपल याद रखो कि प्रत्याहार और प्रत्याहार वर्ण, है ना। अब देखो अपन ने क्या है, ये तो प्रत्याहार होता है, तो अच बनाया था ना, ये तो प्रत्याहार होता है, और ये हमने हल देखा था ना, ये तो प्रत्याहार होता है। और प्रत्याहार वर्ण कैसे होंगे, ए ई उ, है ना, और री ली, है ना, शाबाश, ली, है ना, ए यू री ली और ए ओ, है ना, और आई ओ, ये क्या हो गया, प्रत्याहार वर्ण हो गए, है ना। एक बार जब वीडियो समाप्त हो जाए तब गौर करना कि मैंने क्या लिखे हैं ना, मैंने कितने वर्ण लिखे हैं, इस पर गौर करना, इसी से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9, 3 2 5 7 8 9, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 वर्ण क्यों लिखे हैं, इस पर गौर कर लोगे ना तो ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जो अंतिम हलवर्ण है ना, अंतिम हलवर्ण है ना, अंतिम हलवर्ण इत संज्ञक, उसका तस्य लोप से लोप हो गया, और हमने रेड पेन से उसमें कांटा मार दिया, उसको हमने गिना ही नहीं, तो ये वर्ण निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। जैसे अपन और बात करें तो यम प्रत्याहार, ठीक है ना, यम प्रत्याहार, यम में चलेंगे तो क्या होगा, यम में चलेंगे तो क्या होगा, ये तो ये है और ये मैं है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आप सबको। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये ले लेंगे, ये मैं ले लेंगे, अपन क्या करेंगे, ये ले ले मैं, और
अंगय और णय और नय, ठीक है ना। तो जो बात निकल के आई है और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यम प्रत्याहार है उसमें वर्ग के सभी, हाँ, यम प्रत्याहार में सभी वर्ण, ऐसे लिखो, सभी वर्ण वर्ग के पंचम है। देखो ये विशेष दशा है, ये क्या विशेष स्थिति बन गई कि यम प्रत्याहार है ना उसमें वर्ग के पंचम है ना, वर्ग के पंचम है ना, पांचवा, जो भी कै वर्ग है, खै वर्ग है, इसका पांचवा वर्ण इसके अंदर है, ठीक है ना। इतनी सी बात आप याद रखना। उसके बाद में अपन बात करें झस प्रत्याहार की। झस प्रत्याहार की बात करें तो झ है ना, अब अपन क्या करते हैं, हम देखते हैं कि झ भय घ ढ और ध और ध, ये कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण। तो वर्ग के चतुर्थ है ना, वही लिखना आपको कॉपी में जहां लिख रहे थे, वर्ग का चतुर्थ वर्ण है ना, हर वर्ग का चतुर्थ वर्ण वो किस में है, वो झस प्रत्याहार में है। किस में है, झस प्रत्याहार में वर्ग के चतुर्थ वर्ण है। वो पूछ लेगा झस वर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन से प्रत्याहार में है, झस में है ना, झस में। सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट चीजें हैं। उसके बाद में वो पूछेगा कि कौन से प्रत्याहार में वर्ग का तृतीय है ना, जस प्रत्याहार में है ना, किसमें, जस में। जस में क्या है, ज ब ग ड और द, ये 5 वर्ण किस में हो गए, जस प्रत्याहार में। सिस्टमेटिक ढंग से लिखोगे आप, है ना। उसके बाद में पहला और दूसरा कौन से उसमें हो जाएगा, प्रत्याहार में, खय में, ख और ये प्रत्याहार, ये ख है और ये है, तो ये को मिटा दो, वह को मिटा दो, जो बचेंगे ना वो क और ख बचेगा, वो च और छ बचेगा, वो क्या बचेगा, त और थ बचेगा। इस तरीके से वर्ग का पहला और दूसरा यहाँ पर बचेगा। तो जो ख प्रत्याहार है वो क्या होता है, वो वर्ग का पहला और दूसरा है ना। उसके बाद में एक लास्ट और करते हैं जिक्र, हम एक का और करते हैं, किसका, एक है सल प्रत्याहार। कौन सा, सल प्रत्याहार, ये सल है ना, इसमें सारे के सारे ऊष्म वर्ण है। ऊष्म आगे पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ इतना ही रखना, सल में क्या है, स श और है। एक बार तो परीक्षा में यही पूछ लिया था कि जो ऊष्म वर्ण है, सल प्रत्याहार के ऊष्म वर्ण है, उनका क्रम क्या है, तो ये क्रम होता है इनका। बस इतना इजी सा ही पूछ लिया ना, पुराने पेपर उठा के देखो, बहुत इजी पूछता है, बहुत इजी पूछता है। जितने इमोशनल आप हो ना, एकदम भोले वाले, उतना ही प्रश्न आएगा, सीधा साधा सिंपल सा है ना। वही पूछ रहा है कि इनका क्रम क्या है, तो इनका क्रम सब जानते हैं, बस आपने देख लिया, आप क्रम तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रत्याहार है, सामान्य समझ होनी चाहिए कि प्रत्याहार बनाने कैसे हैं। दूसरी बात, ये जो मैंने एक्सपेक्टेड प्रश्न थे ना, झस में कौन से हैं, जस में कौन से हैं, ये थोड़े से विशेष हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिए, अपना अभ्यास भी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से एक प्रश्न और बचता है, एक प्रश्न और बचता है कि जो कौन से 6 नंबर का सूत्र है ना, ये जो 6 नंबर का सूत्र है ना, इसमें विशेष नोट लिख दो इसका कि सूत्र नंबर 6, सूत्र नंबर 6 ना, 6 में क्या होता है, 6 में अच वर्ण की भी इत संज्ञा होती है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं मैं। सब सूत्रों में, सारे के सारे सूत्रों में क्या हुआ है, हल वर्णों की इत संज्ञा हुई है, हल वर्णों को तस्य लोप से मिटाया है। लेकिन ये छठा सूत्र है ना, लण, इसमें एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसमें अच का मतलब स्वर का लोप हुआ है, स्वर का लोप हुआ है। वो सेकंड ग्रेड वाले संस्कृत के बच्चे तो इसको बहुत गहनता से पढ़ते हैं, आपको जरूरत नहीं है, इतनी सामान्य जानकारी है, वो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें स्वर वर्ण का भी लोप हुआ है ना। तो छठा सूत्र है, किसका लोप हुआ है, ए का लोप हुआ है। बस इतनी याद रखो बात, है ना, ठीक है। इसका मतलब आपने 2 बातें सीख ली, जो अंतिम हल वर्ण का लोप होता है ना व्यंजन का, तो इसके साथ में एक स्वर वर्ण का भी लोप हुआ है, जो कि छठे सूत्र में लिखा हुआ है ना।
इसके अलावा माहेश्वर सूत्रों में कोई प्रश्न बचा नहीं है। मेरे हिसाब से आप सारे रीट के पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बाहर किसी भी हाल में नहीं आएगा, किसी भी स्थिति में प्रश्न बनेगा नहीं, और आपको याद भी हो गया। और अगर याद नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, यही क्लास अपन कल रिपीट कर लेंगे। कोई मायने नहीं रखता कि आप 4 बच्चे देख रहे हो कि 400 देख रहे हो कि 4000 देख रहे हो। टीचिंग मेरी हॉबी है, इसको पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है और मैं इसके प्रति कमिटेड हूँ। और अपन ने कमिटमेंट किया है कि अपन 28-29 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे और वो सही करेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। इसलिए मैंने सारा काम आपके सामने कर दिया। अगली जो क्लास होगी अपनी, वो किस विषय में होगी? वो अपनी होगी वर्ण विचार होगा और फिर उच्चारण स्थान होंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद में साथ ही अपन एक पदांश या गद्यांश लेते हैं। और शिक्षण विधियाँ मेरे लिए विशेष हैं। शिक्षण विधियों में थोड़ा सा मेरे को ठीक सा नॉलेज है, क्योंकि मैंने एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, तो मैं थोड़ा सीख गया था वहाँ से। वो मैं विशेष रूप से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। थम्स अप करो, धन्यवाद। और लाइक करो, शेयर करो और अपने सारे दोस्तों को बांट दो, क्योंकि बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। इसको बांट दो सारे वीडियो को, है ना, और खुशियाँ बटोर लो। और आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि कल सुबह आँख खुलते ही आपको एक नया वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।